नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी। आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। हैदराबाद में थिएटर कला की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई और आज इसकी स्थिति किस तरह है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ थिएटर कला से जुड़े कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते, आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम गोविंद जागीरदार है। यहाँ की जो विमल नाट्य समाज करके 84 साल पुरानी संस्था है, वो मैं अभी चलाता हूँ। नाट्य कला या माने इसका शुरुआत हैदराबाद में मैं समझता हूँ 150 साल के आसपास से होगा। पहले पुराने शहर में जो शालीबंडा वगैरह एरिया है, वहाँ पे संस्थाएं थी, मेले वगैरह हुआ करते थे। हमारी संस्था ही खुद अभी 84 साल पुरानी है, जो मेरे दादाजी ने बनाई थी। और पहले उसमें हम संगीत नाटक वगैरह करते थे, लेकिन बाद में हमारी पीढ़ी जब आई तो क्योंकि हमारा ही संगीत की बाजू थोड़ी सी वीक है, इसलिए हमने प्रोज ड्रामास को शिफ्ट किया। और उसमें जो बहुत अच्छे उस वक्त के पॉपुलर या फेमस ड्रामास जो भी बॉम्बे पूना में चलते थे, वही यहाँ हम करते थे, जिसमें तोमी नवेस है, बेईमान है, थैंक यू मिस्टर ग्लाड है, सूर्य राहुदे वगैरह, ऐसे जितने भी पॉपुलर ड्रामास थे वो हम करते थे और अभी भी कर रहे हैं। वो प्रथा आज तक अभी चालू है। जनरली ऐसा हमारे पास एक प्रथा थी पहले से कि आषाढ़ी एकादशी के टाइम पे ड्रामे का मुहूर्त होता था और गणपति में ड्रामा हो जाता था। और गणेश उत्सव उस टाइम पे मनाया जाता था हैदराबाद में सिर्फ गिने चुने 7-8 महाराष्ट्रियन माने जो भी संस्थाएं थी उन्हीं के पास। लेकिन बाद में 75-80 के आते आते ऐसा हो गया कि गली गली में अभी आप देखा है कि 10 लाख गणेश बैठते हैं वगैरह वगैरह। और फिर वो डीजे, वो बैंड, ये वो सब हो के फिर ड्रामे के शोज़ को वो वातावरण ज़रा सा ठीक नहीं था। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ गणपति के सामने सेवा करके जो ड्रामा बिठाते हैं उसका एक छोटा सा प्राइवेट शो टाइप करते हैं। लेकिन मेन शो जो है मराठी रंगभूमि दिन करके जो है वो मनाया जाता है 5 नवंबर को। हर साल 5 नवंबर को मराठी रंगभूमि दिन करके है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है, इवन अमेरिका में भी मनाया जाता है। तो उसको फिर हम ड्रामे का शो, मेन शो जो है वो रखते हैं। और पहले भी बहुत सी संस्थाएं थी, जैसे कला मंडल, साधना संघ वगैरह, ये पुरानी थी। उसमें से कुछ आज चल रही हैं, बहुत सी ज़्यादा तो बंद हो गई है। जो चल रही है 80 साल से ज़्यादा है, वो मैं समझता हूँ एक विमल नाट्य समाज है और हेल्थ लीग है। कुछ बीच में थोड़ी सी डिफंक्ट भी हुई थी, लेकिन फिर रिवाइव भी हो गया। तो ये 80-90 साल का जो हैदराबाद का जो मुझे मालूम है, उसमें बहुत से चढ़ाव और उतार आए हैं। जैसे कि पहले 70-75 तक बहुत अच्छा चलता था। 75-80 के बाद में गणेश पूरे गली गली में हो गए, तो फिर उसको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ा। फिर 90 के बाद या 95 के बाद तो ऐसा हो गया कि टीवी का ज़्यादा जोर बढ़ गया, तो लोग ड्रामे को आना कम हो गया। ये ही नहीं, ये तो महाराष्ट्र में भी देखा गया। फिर 10-15 साल के बाद में इतने चैनल्स हो गए, OTT हो गए, अभी एंटरटेनमेंट इज़ एट योर फिंगर टिप्स, इन योर पॉकेट। तो फिर लोगों ने अब उसको अपने को जब चाहिए तब देखना शुरू किया। तो अब फिर से पिछले मैं समझता हूँ 10-15 साल से फिर से ड्रामा को ऊर्जित अवस्था आई है, लोग फिर से वापस आ रहे हैं। 2014 में हमारे पिताजी जो खुद बड़े एक्टर हैं और हैदराबाद के ड्रामाज में काफ़ी अच्छे उनकी भूमिका करी है, तो उनका 80 साल का एक फंक्शन था 14 के टाइम पे। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि जनरली ऐसे फंक्शंस में आप कुछ तो प्रोमोस दिखाते हैं, वीडियोस वगैरह वगैरह या साउंड बाइट्स वगैरह। तो उसके बजाय हमने सोचा कि हम उनकी जो 4 मुख्य भूमिका है उसमें कुछ अंश ड्रामा के रूप में सादर करेंगे। वो हमने किया और उसको इतना बढ़िया रिस्पांस मिल गया कि उसके बाद में फिर से रिवाइव हो गया और अभी हर साल हम एक नाटक फिर से कर रहे हैं। बीच में भी कर रहे थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो प्राइवेट एकदम गणेश के सामने, अब फिर से कमर्शियली हो गया है। फिर बॉम्बे पूना से ड्रामा मंगवाने का भी मैंने, अब ड्रामा अगर आप देखोगे हैदराबाद में 2 किस्म के हैं। कुछ संस्थाएं जो यहाँ पर खुद ड्रामा प्रस्तुत करती हैं, खुद मैंने रिहर्सल करके बिठाती है, सेलेक्ट करती है ड्रामा और प्रस्तुत करती है। और कुछ संस्थाएं ऐसी है जो सिर्फ बाहर की ड्रामाएं मंगाती है, वो प्रस्तुत नहीं करती है। तो इसमें ये फ़र्क है। वो
लेकिन बहुत सी संस्थाएं आज भी अभी कार्यरत है, जैसे विमल नाट्य समाज है, हेल्थ लीग है जो मंगवाते हैं, कलाभिषेक है जो खुद सादर करते हैं, उड़ान है, सोहम थिएटर्स ये है, रंगधारा है वो खुद ड्रामास करते हैं, भावतरंग है वो भी चिल्ड्रन ड्रामास, इसमें उनका ज़्यादा रुचि है तो बच्चों को तैयार कराते हैं। रंगधारा में प्रकाश फडनीस साहब है जो बहुत से क्या वर्कशॉप्स बोलिए कुछ ऐसे लेते हैं। बाकी हम वैसे वर्कशॉप नहीं लेते, लेकिन हम हमेशा विमल नाट्य समाज में नए आर्टिस्ट को एक मौका देते हैं और उसी के साथ में उनकी ट्रेनिंग हो जाती है। ऐसा खास कुछ वर्कशॉप करके ऐसा नहीं है। तो तेलुगु भाषा क्षेत्र रहने के कारण कोई इफेक्ट होता है? नहीं, एक्चुअली हैदराबाद में अगर आप देखेंगे तो ऐसा उतना तेलुगु भाषा का प्रभाव नहीं है। हैदराबाद खुद एक मल्टीलिंगुअल काइंड ऑफ थिंग है। उसकी वजह है, हिस्टोरिक वजह है कि हैदराबाद स्टेट जो था वो 3 स्टेट से बना हुआ था। माने तेलंगाना के तेलुगु भाषी 9 ज़िले, महाराष्ट्र के 5 ज़िले मराठी भाषी और कर्नाटक के 3 ज़िले जो कन्नड़ भाषी, इनका ये संगम था। तो यहाँ सभी को सभी भाषा आती थी, मैंने उर्दू भी आती थी क्योंकि इट वॉज मैंने आज भी मेरे पिताजी उर्दू में ख़त वगैरह लिखते हैं। तो तेलुगु क्योंकि दैट वाज लार्जली स्पोकन, और कन्नड़ और महाराष्ट्र ये भी आते थे क्योंकि लोग सीखने के लिए वगैरह यहाँ आते थे। विवेकवर्धनी जैसी संस्था थी जहाँ से महाराष्ट्र के कम से कम 3-4 चीफ मिनिस्टर यहाँ पढ़ कर गए हैं। शरद पवार भी अपने हैदराबाद में ही पढ़ कर गए हैं। तो उस वजह से उतना कुछ तकलीफ़ नहीं है। लेकिन 1956 में जब SRC हो गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ, जो भाषावार प्रांत रचना हुई, उसमें मराठी स्पीकिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो निकाल के महाराष्ट्र को जोड़ दिए, कर्नाटक के जो कन्नड़ा स्पीकिंग थे वो कर्नाटक को जोड़ दिए, और तेलुगु स्पीकिंग जो थे वो आंध्रा को जोड़ दिए। अब ये बात अलग है कि 25-30 साल बाद फिर से तेलुगु भाषी भी अब 2 हो गए, तेलंगाना भी अलग हो गया और आंध्रा अलग हो गया। बट आज भी अगर आप हैदराबाद की भाषा कौन सी अगर पूछोगे तो वो मैं बोलूँगा हैदराबादी है, जिसमें सभी का मिक्सचर है। कुछ कन्नड़ शब्द भी है, कुछ मराठी शब्द भी है, कुछ तेलुगु शब्द भी है, बट एवरेज वो एक दक्खनी हिंदुस्तानी ऐसी भाषा है। भाषा का यहाँ फैनेटिसिज्म उतना नहीं है जितना बाकी कुछ स्टेट्स में है। जी धन्यवाद। जी आपका नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम सुहास बर्वे है। जी आप क्या करते हैं उसके बारे में बताइए। हाँ जी, वैसे मैं शौक के तौर पे थिएटर करता हूँ और मैं अभी यहाँ पे सोहम थिएटर्स की ओर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वैसे सोहम थिएटर काफ़ी नया है, मतलब 2 साल पुराना ही है, बट मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी शुरुआत बचपन में वसंत पात्रे जी, यानी उनका अपना एक सुलभ कलारंजन करके ऑर्गेनाइजेशन था, तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद काफ़ी सारा ब्रेक आया। उसके बाद फिर शुरुआत मेरी हुई थी कलाभिषेक परिवार के साथ, जो सरोज घारापुरीकर जी चलाती हैं, अभी भी सक्रिय है। बहुत काफ़ी सारे अच्छे कार्यक्रम वहाँ होते हैं। फिर वहाँ पे मैंने नाटक किए, वहाँ पे मौका मिला प्रकाश फडनीस साहब से काम करने का, और अभी भी हमारी जर्नी पिछले 24 सालों से जारी है। फिर उसके बाद आया उड़ान, जो उड़ान परफॉर्मिंग आर्ट्स करके, तो सौरभ घारापुरीकर जी चलाया करते थे, तो उनका ही अपना ब्रेन चाइल्ड है, तो उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला मुझे। और ये कहना बहुत ही यहाँ पे इस माध्यम से उचित होगा कि मैंने काफ़ी सारे, यानी तकरीबन 30-35 नाटक बिठाए हैं, और डायरेक्टर बनाने का श्रेय सौरभ घारापुरीकर जी को जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा था, जब उड़ान संभालने की जिम्मेदारी थी तो पंख बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, तो उस समय मुझे मौका मिला, और फिर मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ उसके लिए। फिर उसके बाद आए रंगीन सपने के साथ काम करने का मौका मिला। बीच में फिर रंगधारा जो थिएटर स्ट्रीम मानी जाती है, तो उस स्ट्रीम को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रही पिछले 13 साल से। 2012 से जुड़ा और काफ़ी सारे प्लेस मैंने एक्ट और डायरेक्ट किए रंगधारा के बैनर पे, और किसी कारणवश फिर सोहम थिएटर्स की निर्मित हुई। उसमें तकरीबन 16 नए कलाकार आए, जिसे रंगधारा में भी काफ़ी सारे नए कलाकारों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। इतना ही नहीं कि ऑन स्टेज ही नहीं, बैक स्टेज भी।
और फिर अभी सूत्रधार जो है, सूत्रधार पिछले 25 साल से सक्रिय है थिएटर में, काफ़ी बढ़िया थिएटर करता है, हम जानते हैं। तो फेमस है, विनय वर्मा जी चलाते हैं, ऐसे विनय वर्मा जी इसके फाउंडर है और उनके साथ काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और इससे पहले बीच में एक कला स्रोत करके उनके साथ एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था, पर किसी कारणवश नहीं कर पाया। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि भैया जी बता रहे थे, कला स्रोत जो है वो चंद्रकांत खानापुरकर जी का है और उनकी जर्नी 1971 में शुरू हुई थी। ये सारे उनके दोस्त हैं। तो फिर उन्होंने 1984 में अपनी थिएटर एकेडमी शुरू की कला स्रोत के नाम से, और उन्होंने तकरीबन 59 यानी 59 प्लेस किए हर क्या राज्य में जाकर के उन्होंने शोज़ किए, और फिर वहाँ पे उन्हें तकरीबन 75 अवार्ड्स मिले और 110 एक्टर के साथ काम करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अभी मैं सोहम के साथ जुड़ा हूँ। सोहम के साथ मैं अभी नहीं जुड़ा हूँ, मतलब बीच में विमल नाट्य समाज के साथ भी जुड़ा हूँ। मैं सबसे लकी हूँ हैदराबाद थिएटर में कि मैं सभी जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जैसा विमल नाट्य समाज 84 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ जुड़ा हूँ। उड़ान जो 15-20 साल पुराना है, उनके साथ जुड़ा हूँ। कलाभिषेक जो 25-26 साल पुराना है, उनके साथ जुड़ा हूँ। और रंगधारा जो 54 इयर्स ओल्ड है, उनके साथ भी जुड़ा हूँ। और सूत्रधार, जैसा मैंने अभी कहा कि वो 25 साल पुराना है, उनके साथ भी जुड़ने का मुझे मौका मिला है। बस इसी दरमियान इन सभी के साथ कुछ न कुछ सीखते हुए वो ख्वाहिश जो होती है सोहम थिएटर्स की, हालांकि ब्रेन चाइल्ड किसी और का है, बट नाम हमारा दिया गया है, हमें चलाने का मौका मिला है। तो पिछले 2 सालों में 4 कंपटीशन में 4 प्राइजेस मिले हैं सोहम थिएटर्स के, और सारे काफ़ी नए आर्टिस्ट, मतलब 16 नए आर्टिस्ट। हुआ यूँ कि जैसा भैया जी ने बता रहे थे कि हैदराबाद और साइबराबाद में जैसा डिवाइड हो चुका है थिएटर, डिवाइड ऐसा कुछ नहीं कि काफ़ी दूर पड़ता है, और काफ़ी सारे महाराष्ट्रियंस जो आके बसे हैं हैदराबाद में। इतना ही नहीं, जैसा बता रहे थे कि थिएटर काफ़ी इंडिया में ज़्यादातर चलता है बंगाल में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में आज भी सक्रिय है। जितना थिएटर है उतना फिल्में नहीं चलती वहाँ पे। तो फॉर्चुनेटली ये हुआ कि काम की वजह से, जॉब के वजह से काफ़ी सारे महाराष्ट्रियंस अभी साइबराबाद में बस चुके हैं, और तो उन्हें एक आस लगी होती है कि महाराष्ट्र के बाहर हम बाहर जा चुके हैं। जो हमारी सबसे आत्मा जो बुलाती है, जो थिएटर की तरफ खींचती है हमें, तो वो एक यहाँ पे उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, तो उन्हें मौका मिला। और हमारा ये सौभाग्य है कि उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहली बार उन्होंने काम किया, और इतना सौभाग्यशाली हूँ मैं कि पिछले 2 नाटक में मैंने जिनके चेहरे नहीं देखे थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और ऐसा था कि एक जो लड़की थी जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, ना उन्हें मैंने देखा था और ना उन्होंने मुझे देखा था, हमारा परिचय नहीं था। हम दोनों की शुरुआत ऑनलाइन से माध्यम के साथ क्या कहते हैं रिहर्सल्स हुए, फिर जाके हमने उन्हें देखा। उनका ज़िंदगी का पहला प्ले ही नहीं था, वो पहला शो भी था और पहला ऑब्वियसली कंपटीशन था, तो वो प्राइज़ लेकर आई। तो ये काफ़ी सराहनीय बात थी। और इसमें पिछले अभी हमने जो प्ले किया था उसमें भी हमने किसी कलाकार से मिले ही नहीं थे, देखा ही नहीं था, तो ऐसा भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो इस माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि थिएटर इस तरीके से जुड़ चुका है हैदराबाद में, तो लोग मतलब आते हैं थिएटर की तरफ। और ये बात उनको अभी पता चली है कि काफ़ी सारे, जैसा भैया जी ने बताया कि OTT काफ़ी सारा आ चुका है, तो OTT के माध्यम से पता चला कि एक्टिंग जो सीखना चाहते हैं, जो लोग आकर्षित होते हैं, एक्टर्स बनना चाहते हैं, तो आकर्षित होते हैं एक्टिंग की ओर, तो वो उनको पता चला कि थिएटर ऐसा माध्यम है जो एक्टर्स बनाता है। क्योंकि जैसा ये इन्होंने सिखाया हमें सभी बड़ों ने कि थिएटर इज़ अ एक्टर्स मीडियम एंड मूवी इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम। तो हमें जो बहुत बढ़िया शॉट देते हैं बट हम दिखते नहीं पिक्चर में, बट थिएटर में वैसा नहीं होता। भैया जी बता रहे थे कि हर शो अलग अलग होता है, जैसे इसीलिए कहा जाता है प्रयोग कहा जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट, जो हर बार हर किरदार कभी ना कभी चमकता है। तो थिएटर में ऐसा माना जाता है कि हर एक्टर का हर दिन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, जो थिएटर इज़ ए टीम वर्क, यहाँ पे कोई रोल छोटा ना होता है ना बड़ा होता है, यहाँ पे रोल इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही बताना चाह रहे थे और यही थिएटर की सीख है, और इसी की वजह से जो लोग थिएटर की तरफ आकर्षित हुए हैं।
महीने में कितने थिएटर्स होते हैं या फिर साल में कितने थिएटर्स होते हैं और लोग किस तरह जुड़ते हैं? यूँ कहिए महीने में तो अभी 10 शोज़ तो होते ही होते हैं। बाहर किसमें ज़्यादा फोकस होता है? फोकस तो हर जॉनर के होते हैं। जैसा अभी हमारा प्ले लगा है 25 तारीख को, जो है सीरियस जॉनर है, कम्प्लीटली हट के, जिसका नाम है पास वाला, सूत्रधार कर रहा है 20, 25 और 26 को। तो 25 तारीख को फॉर्चुनेटली एक बढ़िया सा प्ले महाराष्ट्र से आ रहा है जिसका नाम है कुटुंब कीर्तन, जो हल्तिलिक लेकर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्ले देखे, बहुत बढ़िया प्ले है। और वैसे ही कोशिश करें कि जो हिंदी वर्गीय लोग हैं, जो मराठी नहीं जानते, मराठी कुटुंब कीर्तन जो मराठी प्ले है, और हिंदी लोग जो हिंदी जानते हैं, हिंदी जो थिएटर की तरफ आकर्षित होते हैं, तो हमारा पास वाला जो प्ले है वो हिंदी में है। तो हमारा एक ही दिन लगा है, तो ऐसे काफ़ी सारे शोज़ होते हैं, काफ़ी सारे थिएटर एक्टिविटीज़ क्लैश होते हैं, क्योंकि हमारे पास थिएटर की कमी है। बेसिकली थिएटर की, जैसा भैया जी बता रहे थे, थिएटर्स की हमारे पास कमी है, तो इसीलिए हमारे शोज़ क्लैश होते रहते हैं। तो इसमें किसी का इंटेंशन ये नहीं होता, बट अनफॉर्चुनेटली क्लैश हो जाते हैं। तो बट थिएटर यूँ कही कि महीने में 10 से 12 शोज़ तो आराम से होते हैं। जी, आप नमस्ते, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रकाश कुलकर्णी है। जी, आप किस तरह से जुड़े हैं और आप क्या करते हैं? मैं अभी तो फ़िलहाल रिटायर्ड हूँ। मेरा पहले से शौक़ ज़रा म्यूज़िक पे ज़्यादा था, और मैं एक कॉन्गो प्लेयर था। एक ज़माने में 1980 में मैंने कॉन्गो सीखा था, एंड फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ रविंद्र भारती में मैंने सरगम आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बोल के हमारा एक ऑर्केस्ट्रा था, तो उसमें मैं परफॉर्म किया था। उसके बाद से क्या हुआ, हम गोविंद जी से मुलाकात हुई। हम जब क्रिकेट खेल रहे थे 1980 में, तो ये 2000 तक हम लोग रेगुलर खेलते थे। 2000 में उन्होंने एक ड्रामा स्टार्ट किया था 2000 के आगे आसपास, तो उसमें मेरे को मौका मिला कि आप एक्टिंग करोगे क्या? बोले। मैं बोला तो ज़रूर करूँगा। तो उसमें क्या है, मैं बेसिकली तेलुगु स्पीकिंग रहने से मेरे को मराठी पढ़ना नहीं आता था। बोल तो डायलॉग, आई मीन थिएटर डायलॉग्स करना बोले तो उसके लिए कोई अलग यही चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे को, जब मौका दिया, तो फर्स्ट हमारा जो ड्रामा था एथे बायका मिळतात बोल के एक ड्रामा था, दैट वाज अ कॉमेडी ड्रामा था। उसके अंदर हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। तो उसके बाद से हमने हर साल एक एक ड्रामा करते गए। देन मृच्छा कटिक बोल के उसके अंदर एक किए हमने, तरुण तुर्का म्हातारे अर्क बोल के, दैट वाज अ कॉमेडी ड्रामा था। और रायगढ़ला जेव्हा जागे थे बोल के शिवाजी महाराज के ऊपर एक ड्रामा था। जो ड्रामा हमने 11 जगह पे, महाराष्ट्र में 11 जगह पे किया, उसमें कम से कम 6 जगह पे तो हमारे को इतना स्टैंडिंग ओवेशन एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स, फुल बैक। एंड पर्टिकुलरली नागपुर में जो है पुलिस डिपार्टमेंट वाले आके इतना फ़ोटोज़ लिए, ये लिए, इतना सराहना की। एंड नागपुर में टोटली थिएटर भर के लोग और ठहरे हुए थे। और नागपुर के करीब एक तलोदी बोल के गांव था जहां हमने ये प्रयोग किया, वहां 1250 लोग आए थे देखने के लिए। दैट वाज आवर द रिकॉर्ड पब्लिक थी हमारे देखने के लिए। और आप अभी भी एक्टिंग करते हैं? करते, ज़रूर करते हैं। अभी 2 साल से हम लोग ड्रामा मंगा रहे हैं अभी। मगर अभी फ्यूचर कुछ ड्रामा करे तो डेफिनेटली, अगर मेरे सूटेबल मेरा कोई रोल हो तो मैं डेफिनेटली करूँगा। एंड आई प्रिफर टू डू कॉमेडी रोल्स, मेरे को बहुत पसंद आते हैं। तो ये बताइए कि बड़े कलाकारों का आपको सहयोग मिलता है? हाँ बिल्कुल, सभी का मिलता है। जो वैसे हैदराबाद में अगर आप देखेंगे हिस्ट्री वाइज, तो गोडसे साहब थे, मैराड़, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, मनोहर चिन्नापट्टन, भास्कर शेवाड़कर, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी डोयन ऑफ द मराठी ड्रामा, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फिर प्रोफेसर करके भी उनको अपॉइंटमेंट मिला था। मधुसूदन पंडित, माधव लोमटे, मेरे पिताजी भाऊराज जागीरदार, और कुछ मैं नाम शायद भूल भी रहा हूँगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा। और हमारे पास तो एक प्रथा है कि ड्रामे के शो के 10-15 दिन पहले, प्रकाश जी उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा बताएंगे, हम एक ग्रैंड रिहर्सल, जिसको रंगीत तालीम बोलते हैं, वो करते हैं। एंड ऐसे जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं जिन्होंने ड्रामा में काफ़ी ये किया है, उनको बुलाते हैं। वी गिव देम अ पैड
एंड पेंसिल टू राइट व्हाट आर द फ्लॉज। मतलब उसको हम उनको बताते हैं कि उसमें अच्छा क्या है ये आप मत बताइए, क्या गलत हुआ है या क्या हम आप तक नहीं पहुंचा पाए वो समझाइए। तो उसका रिस्पांस मिलता है और फिर उनसे जो इनपुट लेके हम अगले 8-10 दिन फिर रिहर्सल्स में कुछ चेंजेस करना है तो करते हैं और फिर ड्रामे का शो होता है। तो ये बहुत बड़ा है। और रायगढ़ का ये लोग बता रहे थे, उसके बारे में एक छोटी सी बहुत अच्छी घटना मैं आपको सुनाऊंगा कि मुंबई में हमने जब उसका शो किया था तो RCF राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स के कुछ लोग आए थे, जिनमें से कुछ मुझे पहचानते भी और उन्होंने पहले हैदराबाद वाले ही थे वो। तो फिर उन्होंने बहुत मेहनत करके RCF के तरफ से मुंबई में 2 शो रखे, एक मुंबई में और एक अलीबाग में। तो वो 2 शो के बीच में एक दिन टाइम था, इसलिए फिर RCF वालों ने हमको बस अरेंज करके दी कि आपको मालूम है कि अलीबाग और मुंबई के बीच में ही रायगढ़ पड़ता है। तो हम रायगढ़ पर गए थे और वो पूरा घूमकर वगैरह शाम में जब नीचे आ रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम आके वो जो क्या बोलते हैं उसको रोपवे वो बंद हो गया। अब हमारा प्लान ये था कि 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, कल शो है तो फिर से रिहर्सल करेंगे। अब उन्होंने कह दिया कि ये तो अभी 2-2.5 घंटे लगेगा। तो वहीं सब जो पब्लिक थी उसी में हम बैठ गए थे। बैठे बैठे हमने रिहर्सल वहाँ शुरू कर दिया जिस बेंच पे बैठ के, और 5-10 मिनट के बाद पूरे लोग जमा हो गए। 1.5 घंटा 2 घंटा हमारा रिहर्सल जब तक चल रहा था, सब पब्लिक ऐसा बाजू, मैंने आखिर को तो रोने को आए थे। फिर 2 घंटे के बाद में उन्होंने कहा कि चालू हो गया है, फिर हमने भी रिहर्सल बंद कर दिया और सब हो गया, लोग जाने लगे। तो वो जो उसका इंचार्ज है वो आके मुझे बोला, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना आज बचा दिया, नहीं तो ये 2 घंटे में लोग हमको आके इतना तंग करते कि क्यों ख़राब हुआ, क्यों चालू नहीं हुआ। सब लोग अपना ड्रामा देख रहे थे, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, हमारा रिपेयर का काम जल्दी अच्छा। ये एक छोटी सी एक उसकी घटना है। मैंने रायगढ़ की रिहर्सल हमको रायगढ़ किले पे भी करने को मिली, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी जी, आप नाम नमस्ते, बताइए अपना। मेरा नाम श्री राम चाफलकर है। जी, आप किस तरह जुड़े हैं कला से? मेरा एक्चुअली क्लासिकल म्यूजिकल से ज़्यादा कनेक्शन है और क्लासिकल म्यूजिक के साथ में नाट्य आल्सो इज कम अलॉन्ग विद दैट। और स्पेशली इन हैदराबाद में यहाँ पे आने के बाद, मैं पुणे का हूँ, यहाँ पे हैदराबाद में आने के बाद जब भैया साहब जागीरदार उन्होंने मुझको यहाँ पे आने का मौका दिया। स्पेशली मैं काम जो करता हूँ वो बैकस्टेज से काम करता हूँ, कनेक्टेड टू द फाइनेंस, स्पॉन्सरशिप है या एडवर्टीजमेंट है या मार्केटिंग है, उसमें मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और मेरी मिसेस मेघना चाफलकर, वो यहाँ पे जो रायगढ़ जहाँ जाके थे, ये नाटक हो गया, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और उनके प्रोत्साहन लेके मैंने भी एक नाटक में पार्ट लिया था, पराभव करके है, जो नाइक ने ये किया था, डायरेक्ट किया था, और भावतरंग उनके तरफ से प्रदर्शित हुआ नाटक। तो मेरा कनेक्शन उनके साथ था। ये बताइए कि सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है? हैदराबाद में तो कुछ भी नहीं है ड्रामा के लिए वगैरह, मैंने सहयोग तो छोड़िए, रविंद्र भारती थिएटर मिलना भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। मामिडी हरिकृष्णा गारू जो है अभी डायरेक्टर, वो अलबत्ता बहुत हेल्प करते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन जब देते हैं। लेकिन एक ही थिएटर है, 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने बुकिंग रहती है। और फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम अगर कोई आया तो लास्ट मिनट में उसको कैंसिल करने का वो एक स्पेशल फुटनोट है। और जैसा मैंने बताया आपको कि बम्बई या पूना में सिर्फ ड्रामा एक जो स्टेज पे आते हैं वो नहीं है, उसके पीछे का भी बहुत है। 1.5-2 महीने का रिहर्सल है, सेट बनाना है, लाइट है, साउंड है, ये सब के वहाँ पर जो है ना एक इकोसिस्टम बम्बई, पूना या महाराष्ट्र में ही तैयार है। तो आपको सिर्फ बोल देना है और वो लोग मिल जाते हैं। यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ मैं इस बात से अभिमान से आपको बोलूँगा कि विमल नाट्य समाज के पास अपने खुद के सेट्स हैं, पर्दे हैं, लाइट्स, साउंड वगैरह, ये सब ड्रामा के हिसाब से। यहाँ पर कोई आप साउंड बोलोगे तो वो सिर्फ म्यूज़िक का है, माने जो इट्स अ क्लोज माइक। इन ड्रामा इट्स नॉट लाइक दैट, यू आर मूविंग एंड यू आर टॉकिंग, सो यू नीड अ कम्प्लीटली डिफरेंट ऑडियो सिस्टम जो 4-5 फीट पर से भी आपका कैच करेगा। ये हो गया। इसके बाद में दूसरा जो है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर अगर हमको कोई एडवर्टाइजमेंट पेपर में देनी है, मराठी पेपर तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश पेपर में अगर देना है तो छोटा 2x5 का एडवर्टाइजमेंट, 2 कॉलम सेंटीमीटर या जो बोलते हैं क्या वो, तो उसमें 30-35 हज़ार वगैरह ऐसा लगता है।
जबकि महाराष्ट्र में थिएटर बुकिंग के लिए भी प्रेफरेंस है। एक तो थिएटर्स ज़्यादा हैं और वो एक जैसे बोलते हैं बुकिंग ओपनिंग टाइम देते हैं, वहाँ जाके लोग बुक कर लेते हैं। यहाँ के जैसा नहीं है कि भाई एडवांस में बुक कर लिया 4 महीने पहले वगैरह। तो दे ओपन द स्लॉट ऑन दिस डे फॉर नेक्स्ट मंथ, ऑन दिस डे फॉर नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ द सिस्टम। और पेपर में ऐड देने के लिए जो यहाँ पर 35,000 लगता है, वो अगर सिर्फ मराठी ड्रामे का ऐड, वो जो छूट है वो सिर्फ मराठी ड्रामा के लिए है। सिर्फ 2 से 2,500 रुपये लगते हैं आपको। बड़े से बड़े माने टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपर में भी अगर आप देंगे तो आपको सिर्फ 3-3.5 हज़ार रुपया लगता है, जो यहाँ 35,000 रुपया लगता है। क्यों होता है यहाँ पे? वहाँ गवर्नमेंट ने वो कंपल्शन दिया है। जैसे अब अपने पास भी देखिए, अगर आप डेक्कन क्रॉनिकल या कोई भी पेपर देखो हिंदी में आप खास करके, तो अबिचूरी के कॉलम बहुत कम रेट में 700 रुपये 800 रुपये में आपको वो अबिचूरी को जो दे सकते हैं वो ड्रामा को नहीं देते। ड्रामा दे आर ट्रीटिंग लाइक फिल्म। तो फिल्म की जो एक ऐड होती है वो पेपर में, उसमें वो पेज पे वो रेट लगाते हैं। यहाँ वैसा नहीं है। उन्होंने एक सेपरेट 3rd पेज इज़ फिक्स्ड फॉर मराठी ड्रामा और मराठी प्रोग्राम एड्स। तो ऐसा बहुत सा वहाँ पर एक इकोसिस्टम है जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ बहुत मुश्किल है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई सभी को, जो आजकल अपने प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो मैं सभी हैदराबाद वासियों से कहूँगा कि जो लोकल लोग यहाँ ड्रामा कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए, उनके ड्रामे भी देखिए। सिर्फ ये नहीं कि जो मुंबई पुणे से आ रहे हैं बड़े नाम हैं, ऐसा नहीं। जो छोटे लोग हैं वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं, भले नाम ना हो, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो मेरी ये सबसे आपके माध्यम से विनती है कि दे शुड सपोर्ट द लोकल ड्रामास। मैं कुछ करना चाहूँगा। जैसा भैया जी बता रहे थे कि विमल नाट्य समाज ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका एक अपना एक बेहतरीन टैगलाइन है, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो पता चलेगा कि आपने एक सवाल किया था कि सरकार का कितना योगदान है, तो यहाँ पे ये बहुत ही सूट करता है। तो जेति जगति नाट्यम पंचमश्चोपवेदा, जैसा अभी भैया जी ने बताया कि 4 वेद होते हैं, फिर 5वां वेद जिसे रंगभूमि सेवा करते हैं। तो सेवा की माध्यम से मतलब हर कोई एक्टर यहाँ पे आके काम कर सकता है और सेवा करता है, मतलब रंगभूमि की सेवा करता है। तो जैसा आपने कहा पूछा था कि सरकार का क्या योगदान रहता है, फिर महाराष्ट्र में ऐसा कितना कम क्यों है? तो महाराष्ट्र में इसलिए कम है क्योंकि वो रंगभूमि को सेवा के माध्यम से देखते हैं। आपने कहीं सुना होगा, अभी हाल ही में परेश रावल जी ने बताया था कि थिएटर के लिए काफ़ी कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे थिएटर स्ट्रॉन्ग गुजरात में है, बंगाल में है और महाराष्ट्र में है, बट मराठी मानुस महाराष्ट्रीयन आदमी के सामने आता है। तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे परेश रावल जी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से बातचीत हो रही थी इनकी, तो नहीं हुआ। जैसा ही शरद पवार जी आए और पवार जी जैसे ही आते उनका काम बन गया। ये खुद परेश रावल जी ने बताया था। तो परेश रावल जी ने कहा शरद पवार जी से कि इसमें तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने एक ही कहा, ये सेवा है, रंगभूमि हमारे लिए सेवा है। आर्ट के ज़रिए हमारा प्रेम ज़्यादा होता है। तो आर्ट के लिए प्रेम जैसा ज़्यादा होता है। और ये जो अभी बता रहे थे हमारे चाफड़कर भाई साहब, ये एक सर है जो थिएटर से जुड़े हैं हमारे, तो ये बैकबोन है, हमारे स्पाइन है थिएटर के। वैदेही जी करके है, वो उनका अपना एक नया भाव तरंग करके है। गुजराती ड्रामास भी यहाँ हैदराबाद में होते हैं, तो उनको भी हम यहाँ सेट प्रोवाइड करते हैं। गुजराती भी आजकल यहाँ अभी शुरू हो गए हैं काफ़ी ड्रामे, जो लोग बम्बई से आते हैं और यहाँ करते हैं, तो उनको भी हम सेट देते हैं। और जैसे एक मैंने बहुत बड़ी कहावत ये है कि महाराष्ट्रियन आदमी 3 चीज़ों को छोड़कर जी नहीं सकता। एक है शिवाजी महाराज, दूसरा है श्रीखंड और तीसरा है नाटक। तो नाटक के लिए वो हमेशा कहीं भी आप जाइए, रिसेंटली मैं अमेरिका भी गया था, मेरा जाना हुआ 3-4 महीने के लिए, तो वहाँ पर भी संस्था में छोटे रूप में किसी के घर में ऐसे जितने भी मौके मिले वहाँ पर भी हमने छोटा सा शो किया है 4 जगह, डलास में, LA में, माने इवन अमेरिका में भी आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि मराठी आदमी है और ड्रामा है, वहाँ पर संस्था है, कर रहे हैं। अभी बृहन महाराष्ट्र मंडल है, उनका तो अधिवेशन भी है अभी 26 में नॉट सैन फ्रांसिस्को, सियाटल में। नमस्कार, मेरा नाम प्रणव घारापुरीकर है। क्या करते हैं नाटक में? जी मैं सभी एक्टिंग, बाद में बैक स्टेज, लाइट्स, साउंड्स, डायरेक्शन, और मैं फ़िलहाल
दो संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। एक विवेकवर्धिनी शिक्षण संस्था जो 120 साल पुरानी संस्था है हैदराबाद की। तो अभी जैसा सुहास जी बोल रहे थे कि यहाँ के जो मराठी लोग हैं वो सिर्फ मराठी का काम नहीं करते, तो भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं, भारतीय कला, ये सभी का जो माध्यम है, इसका मेन माध्यम है कि पूरे जहां में हर लोगों को खुशी देना, को ज्ञान देना। तो इस माध्यम का उपयोग करके यहाँ की सभी मराठी संस्थाएं सिर्फ न मराठी का काम नहीं करती बल्कि सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी भाषाओं प्रेमियों का काम करती है। तो विवेकवर्धिनी शिक्षण संस्था यह 120 वर्ष पुरानी संस्था है। नागेश राव सर है जो जॉइंट सेक्रेटरी है उस संस्था के। उसकी 19 शाखाएँ हैं। सो KG to PG ये पूरा शिक्षण वहाँ पे दिया जाता है सभी को, सभी वर्ग के लोगों को। और ये काम 120 साल से चल रहा है यहाँ हैदराबाद में, और ये मराठी लोगों ने शुरू किया हुआ काम है जो अभी तक अविरत चल रहा है। उसी तरह कलाभिषेक परिवार ये 25 साल से जो भी मराठी तरुण है, मराठी बालक है जो हैदराबाद में, क्योंकि क्या होता है कि आजकल तेलुगु हो या भारतीय जो भाषा है उसका घर में ही हम लोग बात करना भूल गए हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका मराठी से नाता टूट गया है, जिनका अपनी संस्कृति से नाता टूट गया है, उनको फिर से जोड़ने का काम इस हम लोग करते रहते हैं। तो इससे हम लोग बच्चों का नाटक बिठाना, उनके लिए ट्रैक लेके जाना, उनका मेला बोल के एक गणपति में बहुत एक कॉन्सेप्ट है, हर जगह आपने सुना हो कि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने शुरू किया था गणपति उत्सव। तो बहुत अच्छी तरीके से आजकल मनाया जाता है सब जगह। बट यहाँ पे जो मराठी लोग हैं हम सब, वो इस तरह मानते हैं कि उसमें अपनी संस्कृति का दर्शन हो। अब ये जो बच्चे हैं सिर्फ डांस करना या एंजॉय करना, ये तो है, एंजॉय करना है, बट उसी के साथ थोड़ा सा उस अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति थोड़ा बच्चों को ज्ञान हो, उसका काम किया जाता है। तो इस तरह हम लोग सब लोग मिलके हम लोग काम करते हैं। जी, एक आखिरी बात कि यहाँ पे एक विवेकवर्धिनी संगीत महाविद्यालय संस्था है, उसका प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन इस बार होने वाला है। तो हम सभी मिलके वो बड़ी तरह के से करने वाले हैं कि सभी बड़े बड़े प्रोग्राम, तो 12 प्रोग्राम, हर महीने एक कार्यक्रम, ऐसा हमने आयोजन किया है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ इस माध्यम से कि आप सभी और आपके प्रेक्षक उसमें ज़रूर भाग लें। तो ये कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी के समय के लिए धन्यवाद। तो ऐसे ही वीडियोस के देखते रहिए विवंशी न्यूज़। धन्यवाद।